हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाता है एट 298 केल्विन। ओके, फिर हमने इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू को यूज करके कैसे सेल पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट होता है वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्लास का पढ़ाई। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का, वो निकलता कैसे है। ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड होता है, कोई भी इलेक्ट्रोड का, उसका कुछ डेफिनेट वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेट वैल्यू नहीं होता तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे? हमने कोई एक इलेक्ट्रोड है जिसके वैल्यू को 0 ले रखा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोड का वैल्यू 0 है, तो उसके साथ कंपेयर करके हम एक कंपैरेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मान के चलते हैं। ठीक है, वो कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसका वैल्यू को हम 0 मान के रखे हैं? वो है हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रहता है। ठीक है, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन भी रहता है। ओके, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसको बेस मान के ही हम बाकी के जो इलेक्ट्रोड है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब SHE। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक दूसरा भी नाम होता है, वो होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज NHE। ओके, आया समझ में? ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के दूसरे इलेक्ट्रोड को लाके क्या करते हैं, कंपैरेटिव वैल्यू करके उन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, देखो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया गया है ताकि हमारा टाइम सेव हो। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्लैटिनम वायर है कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, जिसको हम बोल रहे हैं प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, प्लैटिनम वायर है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम है, प्लैटिनम ब्लैक। उसको एक क्या है, ग्लास ट्यूब के अंदर सील करके रखा गया है। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में हम बबल कर सकते हैं इनटू द सॉल्यूशन। बबल कर सकते हैं इनटू द सॉल्यूशन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में हम अंदर आने देंगे। ओके, लेकिन ये जो ट्यूब है वो कहाँ पे है? वो एक हमारा सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? 1mHCl सोल्यूशन, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर इसको हमने डीप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगा, सोल्यूशन के अंदर से निकलेगा, तो वो क्या होगा? बबल होगा। ओके, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये जो सेटअप है वो सेटअप हम 298 केल्विन में किए हुए हैं। ओके, और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखो, Pt, H2 गैस, प्लैटिनम हम ले रखे हैं जो कि एक नॉन अटैकिंग इलेक्ट्रोड है। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो क्या करता है, वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने के लिए। H2 गैस ओब्लिक सिंगल लाइन H+, हाइड्रोजन गैस है जो H+ में है, 1m क्या है, HCl सोल्यूशन। हमें पता है HCl सोल्यूशन में H+ एंड Cl- होते हैं। हमें काम किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ, जो गैस में भी है और H+ फॉर्म में सोल्यूशन में भी है। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट कैन एक्ट बोथ एज कैथोड एंड एनोड। ये बोथ कैथोड एंड एनोड के हिसाब से वर्क कर सकता है। ठीक है, एक्ट्स both as cathode and anode, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ओके, क्योंकि बोथ कैथोड और एनोड के हिसाब से वो वर्क करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। कैसे? कुछ कंडीशन में कैथोड के हिसाब से काम कैथोड बनेगा, कुछ कंडीशन में एनोड बनेगा। मान लो अभी हमने SHE को एनोड मान रखा है। ठीक है, when act as एनोड, एनोड में क्या होता है? एनोड में
ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, H2 H+ में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्योंकि हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होना है। ठीक है, तो H2 गैस से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, H+ में +1 है, तो इंक्रीज हो रहा है। जब हम इसको एनोड मानेंगे तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। H2 गैस गिव H+ इक्वल्स, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। H2 है, 2H+ होगा तो यहाँ पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एनोड। व्हेन it is to be act as cathode, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा। 2H+ aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जिसको रेफरेंस मान के, जिसका वैल्यू को 0 मान के हम बाकी के जो भी एलिमेंट्स थे उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट किया है। ठीक है, आया समझ में क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन? लिख लो इसे, फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो अभी क्या हुआ, हमने SHE को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के बाकी सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू तो कैलकुलेट हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, उनको अरेंज करके रखेंगे। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे? इन द अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट electrodes in the decreasing order of their standard reduction potential SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्रैक्शन। ओके, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक सीरीज बना हुआ रहता है जिसमें सबसे ऊपर कौन रहेगा, जिसका SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो हाईएस्ट रहेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, ऐसे करता जाएगा। ओके, ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है फ्लोरीन। ठीक है, और सबसे नीचे है हमारा लिथियम एटम। आया समझ में? लिखो इससे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। लिखो, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें B1 हेडिंग लगाओ, प्रेडिक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड। प्रेडिक्शन मतलब हमारे पास अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और कोई भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, तो हम उससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रोड दिया है कि ये दोनों में से कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। ठीक है, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? देखो, इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर standard reduction potential value acts as anode। अगर दो
इलेक्ट्रोड गिवन है उसका एसआरपी का वैल्यू दिया गया है, तो उनमें से जिसका एसआरपी का वैल्यू लोअर होगा वो एनोड बनेगा। ठीक है, तो कैथोड कौन बनेगा? ऑफ कोर्स जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा है। सो इलेक्ट्रोड हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू acts as cathode. Okay, example SRP value, standard reduction potential value of zinc is 0.34 volt. ठीक है, और वैल्यू ऑफ कॉपर इज नहीं, जिंक और कॉपर नहीं, इसको सिल्वर इज 0.80। ओके, तो पूछेगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा। तो कौन कैथोड बनेगा? किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है? जिंक का है, तो वो बनेगा हमारा एनोड। ठीक है, किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है? सिल्वर, तो वो बनेगा कैथोड। ओके, आए समझ में? लिख लो इससे। सॉरी, ये 3-4 नहीं है, 0.76 वोल्ट है। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, गिवन E0 Cu plus 2, Cu नहीं, Cu plus 2 single line CO equal to minus 0.28 volt and E0 Ni plus 2 single line Ni value minus 0.25 volt। क्वेश्चन लिखा है, predict which is cathode and which is anode. Predict which is cathode and anode. ओके, हमें क्या करना है? हमें क्या पता है कि जो लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो हमारा एनोड होगा। इनमें से लोअर वैल्यू किसका है? कोबाल्ट का है, तो कोबाल्ट जो है वो होगा हमारा एनोड एंड निकेल जो है वो बनेगा हमारा कैथोड। ठीक है, लिख लो। ओके, मिटाते हैं। एप्लीकेशन का बीट 2, प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ oxidizing and reducing agent। ठीक है, हमें ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प करके और हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर वैल्यू पता है तो उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है तो इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी होता है वो कि कैसे वो जल्दी से रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस जल्दी से रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, और यही होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a species which itself is reduced but oxidizes
ओके, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। ओके, तो अगर हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रहेगा, उससे क्या होगा, उससे टेंडेंसी टू बी रिड्यूस ज्यादा रहेगा, मोर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड। ओके, इससे क्या होगा, इससे वो क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब खुद क्या कर रहा है, खुद वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। ओके, तो इससे जो सामने उसके पास जो रहता है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह हम रिड्यूसिंग एजेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज व्हिच इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, ओके, बट रिड्यूसेस अदर्स। खुद ऑक्सीडाइज कैसे होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा स्पीशीज है जो गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो दूसरा स्पीशीज, मतलब वो जो स्पीशीज है वो रिडक्शन हो, उसका रिडक्शन होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसने उस दूसरे स्पीशीज को रिड्यूस किया, तो हम उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो हम एक चीज को याद रखेंगे, उसी के हिसाब से उसका जो ऑपोजिट साइड आएगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको फिर क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन को the SRP of a metal, the standard reduction potential of a metal X is minus 0.76 volt and that of Y is minus 2.38 volt. Which of the two metals each is stronger reducing एजेंट? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है पूछा है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद है उसका खुद रिड्यूस होने का जिसका टेंडेंसी कम रहेगा। ठीक है, खुद रिड्यूस होने का टेंडेंसी कम रहेगा मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम रहेगा। ओके, तो लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखो, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका है, एक का है मेटल एक्स का माइनस 0.76 और वाई का है माइनस 2.3, दोनों में से लेसर वैल्यू किसका है, वाई का है, सो वाई इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिख लो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, लिखो गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज K प्लस सिंगल लाइन K माइनस 2.93 वोल्ट, Ag प्लस सिंगल लाइन Ag 0.80 वोल्ट, Hg प्लस 2 सिंगल लाइन Hg 0.79 वोल्ट,
Mg प्लस 2 सिंगल लाइन Mg इक्वल टू -2.37 वोल्ट। Cr प्लस 3 सिंगल लाइन Cr इक्वल टू 0.74। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, क्या बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में हमें उसे अरेंज करना है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो है, पहले हम किसको लिखेंगे? जो लेसर क्या वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, धीरे धीरे करके हम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट तक जाएंगे। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या चाहिए? लोअर रेशियो वैल्यू चाहिए। ठीक है, और हमें पहले क्या लिखना है? जो वीकली रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है वो वीकली रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। इनमें से सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है? सिल्वर का है। ओके, तो पहले रहेगा सिल्वर। ओके, नेक्स्ट कौन आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नेक्स्ट 0.80 के बाद नेक्स्ट लेस वैल्यू किसका आता है? मर्क्यूरी Hg। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 0.74 क्रोमियम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट किसका वैल्यू है? नेक्स्ट कम है -2.37 किसका? मैग्नीशियम का। ओके, नेक्स्ट है पोटेशियम। तो ये है हमारा क्या अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, और हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ओके, आया समझ में? देखो इसे हो गया। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम E0 सेल का वैल्यू निकालेंगे और वो E0 सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल रहा है, ओके, तो हम ये बोलेंगे कि दैट रिएक्शन इज फिजिबल और स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ओके, E0 वैल्यू पॉजिटिव आया, then reaction is feasible or spontaneous in nature। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर तो फिर समझ में आएगा कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ लिखो, Cu plus Zn plus 2 gives Cu plus 2 plus Zn। E0 Zn plus 2 single line Zn equal to -0.76 volt। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है कि ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो, यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या था, शायद मैंने वहां पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0.76 वोल्ट लिख लिया है। ठीक है, चेक कर लेना, वैल्यू -0.76 वोल्ट है। ओके, अच्छा ये हमारे रिएक्शन गिवन है, पूछ रहा है कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो ये रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? पहले सेल का नोटेशन लिख सकते हैं। हमें पता है सेल का नोटेशन कैसे लिखा जाता है। पहले क्या है? Cu। ओके, सिंगल लाइन Cu से क्या बन रहा है? Cu प्लस 2, डबल लाइन, फिर आयन कौन है? Zn प्लस 2, सिंगल लाइन Zn। कॉपर के सॉलिड, यहाँ पे तो एक्वस रहेगा, यहाँ पे भी एक्वस रहेगा, यहाँ पे सॉलिड रहेगा।
ठीक है। तो इसको उसके साइड में लिखना है, मैंने नीचे लिख लिया क्योंकि जगह नहीं छोड़ा है। ओके, तो अभी क्या देखना है, हमें ई नॉट वैल्यू निकालना है। तो ई नॉट वैल्यू जो यहाँ पे और नहीं लिखी, ई नॉट Cu प्लस टू सिंगल लाइन Cu इक्वल टू 0.344। ठीक है, देखो तो इनमें से हमें पता चल रहा है कि जो लेफ्ट साइड में है वो एनोड होता है, जो राइट साइड में है वो कैथोड होता है। ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड। ओके, तो ई नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई नॉट वैल्यू किसका, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होता है, +2 से 0 हुआ है तो हाँ ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू है। यहाँ भी +2 से 0 हो रहा है तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, तो हमें सिर्फ उसे डायरेक्टली पुट करना है। कैथोड कौन है, जिंक है, यहाँ पे क्या है -0.76, माइनस एनोड कौन है, कॉपर 0.34, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 0.11 माइनस 1.14, 1 जो है 1.14 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, बट अगर ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता तो रिएक्शन क्या होता, फिजिबल होता या स्पॉन्टेनियस होता। क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो लिख सकते हम यहाँ पे कि द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आया समझ में, देख लो इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया, मिटाते हैं। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन Cu plus 2 single line Cu equal to 0.34 volt. Ag plus single line Ag equal to minus 0. minus 0.80 volt. Predict whether the following reaction occur. क्वेश्चन बीच 1 में है, will copper solid reduce Ag plus ion in aqueous solution. ओके, बीच 2 है, will Cu solid dissolve in 1 m HCl solution. ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें कॉपर का ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, ये भी सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। कॉपर और सिल्वर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है कि प्रेडिक्ट करो कि ये जो रिएक्शन है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीच 1 में है, विल कॉपर रिड्यूस Ag प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कॉपर Ag प्लस आयन को एक्वस सोल्यूशन में रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कॉपर सॉलिड है वो Ag प्लस आयन जो कि एक्वस कंडीशन में है उसके साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये हम बहुत बार मतलब काफी सारे रिएक्शंस कर चुके हैं, उसमें हमें पता है कि रिएक्शन कैसे होता है। अगर Cu सॉलिड जो कि Ag प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेगा उस केस में क्या बनेगा, Cu प्लस 2 एक्वस बनेगा और सिल्वर जो है वो सॉलिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 सिल्वर, यहाँ पे भी 2 सिल्वर। मतलब इनडायरेक्टली ये यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है
Cu plus 2Ag plus gives Cu plus 2 plus 2Ag is the reaction is feasible or not. ठीक है, तो क्या करेंगे, रिएक्शन दिया है तो हम एनोड कैथोड निकाल सकते हैं यहाँ से. ठीक है, पहले कौन है, मतलब जो हमारा चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूलर स्पेसिस या एटॉमिक स्पेसिस है जो, वो क्या है, कॉपर है. तो पहले क्या लिखेंगे, Cu सिंगल लाइन क्या बना है वो Cu plus 2 सॉलिड एक्वस. नेक्स्ट यहाँ पे कौन है, Ag प्लस है, एक्वस सिंगल लाइन Ag. ऐसे बनता है सेल रोटेशन, हम पढ़े हुए हैं. तो पहले जो रहा है वो क्या होता है, वो होता है हमारा एनोड, और जो राइट साइड पार्ट में है वो होता है हमारा कैथोड. तो हमें क्या करना है, हमें ई नॉट सेल जो है वो फाइंड आउट करना है. ई नॉट सेल फाइंड आउट करेंगे, उससे क्या होगा, उससे अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव रहा तो ये रिएक्शन होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो ये रिएक्शन नहीं होगा. ओके, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है, सिल्वर, वैल्यू क्या है 0.80, माइनस एनोड कॉपर, वैल्यू क्या है 0.34, दैट इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट. वैल्यू क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इनर सेल का वैल्यू पॉजिटिव है, सो द रिएक्शन इज फिजिबल. ओके, इसका मतलब कॉपर कैन रिड्यूस Ag प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन. लिखते हैं, कॉपर सॉलिड कैन रिड्यूस Ag प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन. ऐसा समझ में क्या हुआ, एक रिएक्शन हम बनाएंगे, फिर देखेंगे कि वो रिएक्शन फिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये था हमारा बीट 1. नेक्स्ट सेकेंड बीट में क्या है, will copper solid dissolve in 1 HCl solution. कॉपर सॉलिड लेंगे और HCl का सोल्यूशन लेंगे. रिएक्शन तो हम कर चुके हैं, हमें पता भी है, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हो. कॉपर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H2. जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हो, मतलब क्या, इन जनरल कुछ मेटल्स होते हैं जो जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो खुद वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. ठीक है, तो अगर वो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा, CuCl2. ओके, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो बनेगा और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा. अगर रिएक्शन हुआ तो इस फॉर्मेट में रिएक्शन होगा. तो हमें चेक करना है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. ओके, तो कैसे करेंगे, Cu सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, HCl जो है वो सोल्यूशन में है. HCl सोल्यूशन में हमें किसके साथ काम है, H प्लस आयन के साथ. ओके, H प्लस एक्वस CuCl2, मतलब यहाँ से फिर कॉपर का आयन लेंगे, Cu प्लस 2 कॉपर का आयन, मतलब एक्वस स्टेट में है वो. ओके, प्लस H2 गैस होना है. हम यहाँ पे क्लोरीन को नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड को लेके काम करने वाले हैं. तो यहाँ से सारे आयन जो है वही हमारा बेसिक रिएक्शन है. ठीक है, तो Cu सॉलिड प्लस H प्लस एक्वस गिव्स Cu प्लस 2 एक्वस प्लस H2. यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2H प्लस आएगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट. क्या करेंगे, रिएक्शन तो है हमारे पास. ठीक है, अभी क्या करना है, अभी एनोड कैथोड बनाएंगे, क्योंकि कॉपर पहले है, Cu बनेगा Cu प्लस 2 एक्वस, उसके बाद 2H प्लस है और H2 गैस है जिसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन रहता है. हाइड्रोजन का रिएक्शन आया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम रहेगा. ठीक है, हो गया, ये है हमारा सेल रोटेशन. इसका मतलब जो कॉपर पार्ट है वो हमारा एनोड है, हाइड्रोजन पार्ट वो हमारा कैथोड है. ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, हमें ई नॉट सेल का वैल्यू निकालना है. ई नॉट सेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, जिसका वैल्यू 0 लिया जाता है, पता है हमें, स्टार्टिंग में पढ़े हैं. नेक्स्ट एनोड कॉपर है, कॉपर का वैल्यू 0.34. तो फाइनली आंसर आया माइनस 0.34 वोल्ट. क्योंकि ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल.
ओके, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अगर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन क्या है, विल कॉपर डिसॉल्व इन 1m HCl? इसका मतलब नो, कॉपर विल नॉट बी डिसॉल्व इन 1m HCl सॉल्यूशन। ठीक है, आया समझ में क्या क्या हो रहा है? ओके, लिख लो। हो गया? Next, question number 3. Using standard electrode potentials, देखो question, using standard electrode potentials, predict the reaction if any that occurs between Fe+3 aqueous and I minus aqueous। गिवन है E नॉट Fe+3 single line Fe+2 equal to 0.774, okay, E naught I2 single line 2I minus equal to 0.544, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि Fe+3 जो कि एक्वस स्टेट में है और I- जो भी एक्वस स्टेट में है, ये दोनों के बीच में कोई रिएक्शन हो सकता है क्या? ठीक है, तो हमें Fe+3 और I- को एक साइड में रखना है, फिर देखेंगे वो रिएक्शन लिख के कि इज द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट I2 यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। E नॉट का वैल्यू क्या है? 0.774। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी 0 है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो I2 2 I- में कन्वर्ट हो रहा है, I2 2 I- में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। I2 2 I- में कन्वर्ट कब होगा? जब वो, ये न्यूट्रल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी कन्वर्ट होगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 I- है। इस प्रोसेस में E नॉट का वैल्यू क्या है? 0.54। ओके, तो हमें करना क्या है? हमें Fe+3 और I- के बीच में रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें देखना है, ठीक है। कैसे करेंगे? अगर ऐसे कभी भी दो अलग अलग रिएक्शन रहा तो हम उस केस में क्या करते हैं? यूजुअली ऐड करते हैं इक्वेशंस को, फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐड कब करेंगे? ऐड तब करेंगे जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट साइड में होगा, किसी का लेफ्ट में होगा और किसी का राइट में होगा, तभी ऐड करने के बाद वो कैंसिल होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही साइड में है, तो इलेक्ट्रॉन को तो हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा पहला वाला इक्वेशन जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ओके, अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। क्या बचा? Fe+3 था, 2 मल्टीप्लाई हुआ है 2Fe+3। यहाँ पे और कुछ नहीं है, I2 है जो कि माइनस में है, -I2 गिव्स Fe+2 था, 2 मल्टीप्लाई हुआ है 2Fe+2। ओके, और यहाँ पे -2I-। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो हम माइनस टर्म यूज नहीं करेंगे, प्लस के टर्म में लिखेंगे 2Fe+3, ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस 2I- गिव्स 2Fe+2, ये राइट को आ जाएगा I2। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2Fe+3 प्लस 2I- गिव्स 2Fe+2 प्लस I2। यहाँ पे हमने माइनस किया है तो इसका वैल्यू भी माइनस करेंगे, कितना आएगा 0.23। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है, जिसको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे हम कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन में, बट वो नंबर E0 के वैल्यू में मल्टीप्लाई नहीं होगा। E0 का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, हमने उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या कंपेयर करके उसका वैल्यू निकाला हुआ है। तो रिएक्शन इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो नंबर, क्यों? बिकॉज वी हैव टू कैंसिल आउट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन वो जो वैल्यू नंबर है वो E0 से, E0 का वैल्यू जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, उसमें वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये रिएक्शन है जिसका E0 का वैल्यू 0.23 वोल्ट है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है ना। देखो क्या पूछा है, Fe+3 एक्वस और I- एक्वस के बीच में रिएक्शन होता है क्या? यहाँ पे Fe+3 है, यहाँ पे I- है, दोनों ही एक्वस है। ठीक है, रिएक्शन में लिखा नहीं है, दोनों ही एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट में है, तभी तो आयन बना हुआ है। ओके, तो ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है जिसका E0 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि E0 का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, मतलब दिस रिएक्शन इज फिजिबल, द रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, इसका मतलब देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन Fe+3 एक्वस एंड I- एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है? ठीक है, तो हमने सारे वैरायटी का क्वेश्चन अटेंड कर लिया। ठीक है, लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पॉइंट 4 जो है, प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। अगर हमें किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पता है, किसी दो एलिमेंट हो गया कि 2 से ज्यादा हुआ, तो हम उससे एक कंपैरेटिवली हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लोअर रहा तो वो हाईली तो नहीं बोलेंगे, एग्जैक्टली मोर रिएक्टिव होता है। तो द इलेक्ट्रोड इज मोर रिएक्टिव। ओके, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लोअर रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ऊपर से नीचे अरेंज कर रहे हैं इन द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है मतलब उनका रिएक्टिविटी अलोंग ऊपर से नीचे आएंगे अलोंग द सीरीज, तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स increases down the series,
इंक्रीजेस डाउन द सीरीज, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोड का। इसका मतलब ये है कि वो जो नीचे जो अगर नीचे कोई इलेक्ट्रोड आ रहा है वो अपने ऊपर के जो एलिमेंट है उसको उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब वो हाईली रिएक्टिव है। क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, नीचे है, तो उसके ऊपर सीरीज में जो एलिमेंट है अगर वो ऊपर के एलिमेंट एक्वस सॉल्यूशन में रहेंगे तो ये नीचे के एलिमेंट उनको जाके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट्स present lower in electrochemical series can displace an element present above it from its aqueous solution। ठीक है, लिख लो। कॉपर का वैल्यू 0.3 वोल्ट रहता है, किसका? एसआरपी का वैल्यू। ओके, और हमारा जिंक का -0.76 वोल्ट रहता है। इसका मतलब लोअर एसआरपी मोर रिएक्टिव। लोअर एसआरपी वैल्यू किसका है? जिंक का है। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब अगर जिंक का रिएक्शन करेंगे कॉपर का किसी एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो वो उस सॉल्यूशन से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा। देखो Zn प्लस CuSO4 गिव्स जिंक मोर रिएक्टिव है, ठीक है, नीचे है कॉपर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, तो वो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को निकाल देगा और खुद यहाँ आ जाएगा ZnSO4 प्लस C। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से नीचे रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट रिएक्शन करेंगे Cu प्लस ZnSO4, कॉपर जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू जिंक। क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिएक्शन का पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, तो वो क्या है? लेस रिएक्टिव है कंपेरेटिव टू जिंक। ओके, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है और ये एक रीजन हुआ। और इसको हम अलग से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कॉपर जो है वो जिंक से ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, नीचे के एलिमेंट ऊपर के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का एलिमेंट नीचे के एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। सो कॉपर को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में के साथ रिएक्शन करना होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझ में। चलो लिखो, हो गया? नेक्स्ट इसी टाइप का और एक है प्रेडिक्टिंग वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड। कोई भी हम पता है मेटल्स जो है अगर इन जनरल वो कोई भी एसिड के साथ जिसमें हाइड्रोजन है कोई भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो यूजुअली क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बट ऐसे भी कुछ मेटल्स हैं जो अगर रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। तो ये जो है वो हमें पता चलता है फ्रॉम देयर क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ओके, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है, नीचे है मतलब लोअर वैल्यू है एसआरपी वैल्यू मतलब
रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, यही यहाँ पे भी लागू होगा। लोअर SRP वैल्यू मोर रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का बात हो रहा है, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो 0 से कम होना चाहिए, मतलब उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हम पढ़े हुए हैं कि नीचे जो एलिमेंट्स है वो ऊपर के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है एलिमेंट्स वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। एलिमेंट्स lying below hydrogen in electrochemical series can displace hydrogen from an acid। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम एन एसिड, इसलिए उनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेस कर सकते हैं हम उन्हें बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। कौन कौन से मेटल्स एक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो अगर कोई भी हाइड्रोसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ओके, इसका मतलब ये तो पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आएगा कोई एलिमेंट तो वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट रहेंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड, ठीक है। एलिमेंट्स लाइंग above hydrogen in electrochemical series cannot displace hydrogen from an acid, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड इनएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो कौन कौन से मेटल्स है जो कि इनएक्टिव होते हैं, ये हो गया हमारा कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ओके, आया समझ में। नीचे के एलिमेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर के एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं। नीचे के एलिमेंट्स ऊपर के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, पर ऊपर के एलिमेंट नीचे के एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। देखो हो गया। नेक्स्ट नंबर 6, डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। E नॉट सेल इक्वल टू RT बाय NF ln K। E नॉट सेल तो पता है, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। N जो है वो ये रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, F जो है वो फैराडे रहता है। पढ़ेंगे RT बाय NF ln K। ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2.303 RT by NF log K, okay? It implies E naught सेल जो है 0.0591 by N log K, ठीक है।
ये है हमारा ई नॉट सेल का वैल्यू पता होगा तो हम उससे क्या करते हैं, के है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लो। हो गया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन। इसमें और एक एप्लीकेशन ऐड हो सकता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, तो क्योंकि हमने उसको लास्ट क्लास कर लिया था और आज की क्लास में भी उसका यूज हुआ है, इसलिए हमने उसको सेपरेट हेडिंग नहीं बनाया। ठीक है, बाकी ये जो सारा चीज है ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है। ओके, आया सब कुछ समझ में? हाँ, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।